अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। चले आए स्टूडेंट, आज अपने बिजनेस लॉ का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने एग्रीमेंट, प्रॉमिस और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखी थी, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी, एग्रीमेंट्स इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी वो तमाम एग्रीमेंट्स जिनमें इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ मौजूद हो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। और हमने ये भी सीखा था कि जो एग्रीमेंट है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, but all contracts are agreements। तमाम एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते, पर तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट तो होते ही हैं। पर दुनिया में ज़्यादा एग्रीमेंट्स होते हैं। एग्रीमेंट्स तो भाई डोमेस्टिक भी होते हैं, सोशल भी होते हैं और कमर्शियल भी होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कमर्शियल एग्रीमेंट्स ही कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं। अब ये जो इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ है ये आती कहाँ से है दोस्तों? इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ आती है कुछ एलिमेंट्स से, जिन्हें कहा जाता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जायज मुआयदा। कॉन्ट्रैक्ट को उर्दू में कहते हैं मुआयदा, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स हो गया जायज मुआयदा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि एग्रीमेंट प्लस एसेंशियल एलिमेंट्स इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी एग्रीमेंट्स में अगर एसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद हों तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। अब वो एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये हमें बताता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10। सेक्शन 10 में वो तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि एक एग्रीमेंट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं, यानी कि एसेंशियल एलिमेंट्स। वो क्या क्या हैं? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ये लिखा हुआ है सेक्शन 10 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, तमाम वो एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट, पहली चीज, ऑफ पार्टीज। पहली चीज क्या आई? इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी चीज आई कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तीसरी आई फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। और फिर एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी void where necessary। The agreements must satisfy the requirements of law regarding writing, attestation और registration। यानी वो तमाम चीज़ें हैं जो मैंने अंडरलाइन की है, जो कि एक किसी भी एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं। क्या क्या चीज़ें हैं? फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, एक्सप्रेसली नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वाइड। और अगर जहां रिक्वायरमेंट हो, जहां ज़रूरत हो, वहां पर रजिस्ट्रेशन, राइटिंग और अटेस्टेशन भी होना चाहिए, लेकिन जहां ज़रूरत हो। अब कहां ज़रूरत होती है ये हम देखेंगे। चलें स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। चलें स्टूडेंट्स, अब हम अपने एसेंशियल एलिमेंट्स की
डिटेल देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल में। अब हम हर चीज़ में जाएंगे और डिटेल में उसे समझने की कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट इस लेक्चर में आप बहुत सारी नई चीज़ें बिजनेस लॉ में सीखने वाले हैं, तो बड़ा तवज्जो से और ध्यान से ये ज़रा वीडियो देखिएगा। हमारा पहला एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसके बारे में मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में बता चुका हूँ, लेकिन अब इसमें नया सीखने को क्या है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस लॉफुल होनी चाहिए। अब ये लॉफुल ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या होती है? जो ऑफर और एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हो, यानी कि जो के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ऑफर और एक्सेप्टेंस को डिफाइन किया गया है, जिस तरह बताया गया है उसके मुताबिक हो, तो वो एक लॉफुल हमारी ऑफर और एक्सेप्टेंस समझी जाएगी। तो यानी कि अब ये कैसे पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने हमें ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में क्या बताया? क्योंकि मैंने तो आपको प्रॉमिस की डेफिनेशन से शुरू करवाया है, हमने ऑफर और एक्सेप्टेंस की तो डेफिनेशन ही नहीं देखी। तो भाई इसका जवाब ये है कि आगे चल के हम एक पूरा चैप्टर देखने वाले हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से रिलेटेड ही होगा। उसमें हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन से शुरू करेंगे, वहाँ से हमें पता चलेगा कि ऑफर लॉफुल ऑफर और एक्सेप्टेंस कौन सी होती है। अभी तक जो हमने सीखा था वो ये था कि एक ऑफर एक फरीक की जानिब से, एक पार्टी की जानिब से एक ऑफ़र की जाएगी और उस ऑफ़र को दूसरे फरीक की जानिब से एक्सेप्ट किया जाएगा। ये ज़रूरी है, ऑफ़र की एक्सेप्टेंस भी ज़रूरी है। इन ऑर्डर टू फॉर्म एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट बनाने के लिए देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑफर, एक लॉफुल ऑफर होना ज़रूरी है बाय वन पार्टी एंड अ लॉफुल एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर बाय दी अदर पार्टी। यानी कि एक लॉफुल ऑफर किसी एक फरीक, एक पार्टी की जानिब से होना ज़रूरी है और फिर उस ऑफर की एक्सेप्टेंस किसी दूसरी पार्टी की जानिब से, दूसरे फरीक की जानिब से होना ज़रूरी है। द टर्म लॉफुल मीन्स, जो लॉफुल इनके साथ हमने लगाया है, हम वैलिड भी लगा सकते हैं, वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो उस लॉफुल के मायने क्या है? डेट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो के सेटिस्फाई कर सके रिक्वायरमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स की, वो लॉफुल ऑफर और एक्सेप्टेंस। अब वो हम पढ़ेंगे अपने आने वाले चैप्टर्स में कि कौन सी लॉफुल ऑफर और एक्सेप्टेंस सेटिस्फाई करती हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रिक्वायरमेंट्स को। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि एक ऑफर का होना ज़रूरी है एक पार्टी की तरफ से और उस ऑफर की एक्सेप्टेंस दूसरी पार्टी की जानिब से होना ज़रूरी है। जैसे कि हमने ये एक एग्जांपल ली, ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी। ए ने एक ऑफर दी कार सेल करने की बी को फॉर 5 लाख रुपीज में। दिस इज एन ऑफर, ये तो कहलाएगी एक ऑफर। इफ वी एक्सेप्ट दिस ऑफर, अगर भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है कि जी मैं आपकी कार परचेज करने को तैयार हूं, देयर इज एन एक्सेप्टेंस, तो ये एक एक्सेप्टेंस कहलाएगी। ये सब चीजें स्टूडेंट्स मैं आपको लास्ट लेक्चर में सिखा चुका हूं। यानी ये एक किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहला एसेंशियल एलिमेंट तो एक लॉफुल ऑफर और एक लॉफुल एक्सेप्टेंस है। एक ऑफर का होना ज़रूरी है और एक एक्सेप्टेंस का होना ज़रूरी है। चलें अब हम आते हैं सेकंड हेडिंग की तरफ, लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन को स्टूडेंट आप इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप भी कह सकते हैं।
लीगल ऑब्लिगेशन को आप इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मौजूद हो। अगर किसी भी एग्रीमेंट में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मौजूद नहीं है तो वो एग्रीमेंट तो होगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो यही हमारा सेकंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी है। द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट must create legal obligations. It means that if one party does not fulfill his promise, he shall be liable for breach of contract. क्या मतलब हुआ इसका दोस्तों कि एक एग्रीमेंट में जो पार्टीज हैं उनमें लीगल ऑब्लिगेशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक फरीक, एक पार्टी जब अपना वादा नहीं निभाए तो उसको कॉन्ट्रैक्ट के तोड़ने का, ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट का तोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना, तो उसको मजबूर किया जा सके उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, उसको अपना वादा पूरा करने के लिए बाय द कोर्ट। इट इज़ प्रिज्यूम्ड इन कमर्शियल एग्रीमेंट, कमर्शियल एग्रीमेंट में ये प्रिज्यूम्ड किया जाता है डेट पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, के इसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मौजूद होती है। ये तमाम बातें मैं आपको बेसिक जो मैंने लेक्चर्स दिए थे उसमें बता चुका हूँ। अब इसके लिए हम दो एग्जांपल्स लेंगे स्टूडेंट। एक एग्जांपल तो हमारी यही जो हमने पहली हेडिंग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में ली थी वो हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ ए ने एक कार सेल करने की ऑफ़र की 5 लाख में बी को, और बी ने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। अब ये केस जो है, क्या इसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मौजूद है? जी बिल्कुल, ये एक कमर्शियल एग्रीमेंट है और दोनों पार्टीज़ के लिए कंसिडरेशन भी मौजूद है, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देयर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मौजूद है। और दूसरी एग्जांपल स्टूडेंट, आज हम एक डिसाइडेड केस, एक बहुत मशहूर केस से समझेंगे। अभी जो हम एग्जांपल्स लेंगे मैं उसमें आपको कोई एग्जांपल डिसाइडेड केस से समझाऊंगा। डिसाइडेड केस दरअसल वो केसेस हैं जो कि जिन्हें बुनियाद बनाकर ये कवानीन बनाए गए हैं, या जिनको बुनियाद बनाकर इन कवानीन पर अमल किया जाता है। जाहिर सी बात है, ये जो बिजनेस लॉ है ये ब्रिटिश का बनाया हुआ लॉ है, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ लॉ है, तो उन्होंने इसकी बुनियाद जो बनाई वो भी पुराने वक्त के अंग्रेज़ी लॉ से ही ली हैं। तो ये जो हमारे पास आज डिसाइडेड केस है ये बहुत मशहूर केस है, बेलफेयर वर्सेस बेलफेयर। अब हम इस केस के फैक्ट्स देखते हैं। किसी भी डिसाइडेड केस को समझने के लिए उसके फैक्ट्स का समझना ज़रूरी है। तो फैक्ट्स ऑफ केस क्या है? पहले तो मैं बता दूं, ये जो केस है ये दो लोगों के दरमियान है, एक है हस्बैंड और दूसरी है वाइफ। जाहिर बात है वो उन्हीं हस्बैंड की वाइफ हैं, और हस्बैंड का नाम है बेलफेयर और उन्हीं की वाइफ है मिसिस बेलफेयर। अ कपल वॉज रिजाइडिंग इन सेलोन, सेलोन मतलब पुराना नाम है सेलोन, श्रीलंका का। एक कपल श्रीलंका में रहता था। ड्यूरिंग दी हॉलीडेज दे लेफ्ट फॉर इंग्लैंड, छुट्टियों में वो इंग्लैंड चले गए। सेलोन से, श्रीलंका से वो इंग्लैंड चले गए। हिज वाइफ वॉज एडवाइज टू रिमेन इन इंग्लैंड ड्यू टू इल, उनकी वाइफ की तबीयत इंग्लैंड में ख़राब हो गई तो उनको डॉक्टर ने ये एडवाइस किया कि वो इंग्लैंड में ही रहें, वापस नहीं जाएं। बट द हस्बैंड हैड टू रिटर्न टू सेलोन, और हस्बैंड को जॉब की वजह से सेलोन वापसी आना पड़ा, यानी श्रीलंका वापसी आना पड़ा। हस्बैंड एग्रीड टू सेंड टू हिज वाइफ एन एग्रीड सम ऑफ 30 pounds पर मंथ एज हर मेंटेनेंस एक्सपेंस।
हस्बैंड जो थे उन्होंने एग्री हो गए वो इस बात पर कि वो अपनी वाइफ को हर मंथ 30 पाउंड्स भेजेंगे मेंटेनेंस एक्सपेंस के तौर पर। फॉर फ्यू मंथ्स ही सेंड दी अमाउंट, कुछ महीने तक तो हस्बैंड वो अमाउंट भेजते रहे, 30 पाउंड का हर मंथ भेजते रहे अपनी वाइफ को। बट लेटर डिफरेंसेस अरोज, पर कुछ अरसे बाद दोनों में इख्तलाफात पैदा हो गए और उनकी सेपरेशन हो गई। डिफरेंसेस अरोज बिटवीन देम एंड ही स्टॉप्ड पेइंग द अमाउंट, और फिर उन्होंने क्या किया, हस्बैंड ने, जब उनमें डिफरेंसेस पैदा हो गए और सेपरेशन हो गई तो उन्होंने वो 30 पाउंड्स का अमाउंट भेजना बंद कर दिया। फिर क्या हुआ जी, वाइफ ब्रॉट एन एक्शन, वाइफ ने एक एक्शन लिया अगेंस्ट हर हस्बैंड, हस्बैंड के खिलाफ, टू रिकवर द अमाउंट ऑफ एरियर्स, यानी उन्होंने अपने हस्बैंड पर केस दायर कर दिया, अपने हस्बैंड को सू कर दिया। सू मीन्स केस दायर करना, ताकि उनको जो अमाउंट इतने मंथ से नहीं मिल रहा वो मिल जाए। अब जब ये केस कोर्ट में गया तो स्टूडेंट क्या हुआ, जज ने ये फैसला दिया कि भाई ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये एग्रीमेंट हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान है, और जो भी हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान एग्रीमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं। और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मौजूद ही नहीं होती। हाँ, अगर वाइफ हस्बैंड से उस वक्त ये लिखवा लेती, उस वक्त ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड कर दी जाती बात कि जी हस्बैंड हर मंथ 30 पाउंड्स मेंटेनेंस एक्सपेंस के तौर पे वाइफ को भेजेंगे, तो फिर इस सूरत में वाइफ क्लेम कर सकती थी और वाइफ के हक में केस चला जाता। लेकिन अभी तो ये बात लिखी ही नहीं गई, आपस में ही डिसाइड कर ली हस्बैंड वाइफ ने। तो भाई जज साहब ने फैसला दिया कि भाई ये तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, मियाँ बीवी के आपस में ही एक बात डिसाइड जो की, उसका कोर्ट से क्या ताल्लुक। हस्बैंड वाइफ तो रोज़ाना हज़ारों बातें डिसाइड करते हैं, हज़ारों प्रोमिसेस होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान, और हज़ारों प्रोमिसेस टूट भी जाते हैं, हज़ारों वादे करते हैं हस्बैंड और हज़ारों वादे तोड़ भी देते हैं। तो भाई इसका फैसला हुआ कि हस्बैंड जो है वो लायबल नहीं है पे करने के लिए वाइफ को। हाँ, लेकिन हस्बैंड अगर अपनी मर्जी से चाहे तो वो हर मंथ दोबारा से पे करना शुरू कर सकता है, जैसे पहले पे कर रहा था, लेकिन कोर्ट उसे इन्फोर्स नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ इस केस में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मौजूद नहीं है। चलें स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखते हैं। हमारा तीसरा एसेंशियल एलिमेंट है लॉफुल कंसिडरेशन। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोस में कि कंसिडरेशन को हम समथिंग इन रिटर्न भी कह सकते हैं। समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, या फिर इसे क्विड प्रो को भी कहा जाता है, क्विड प्रो को भी इसे कहा जाता है। ये एक क्विड प्रो को जो है ये दोस्तों लैटिन लैंग्वेज है। लॉ, बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में आपको लैटिन लैंग्वेज के काफ़ी फ्रेजेस नज़र आएंगे। क्विड प्रो को का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, और इसे लॉ में कहा जाता है कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि एक शख्स जब अपना वादा पूरा करने के लिए किसी दूसरे के लिए कुछ एक्ट करता है, या दूसरी पार्टी जो है वो भी जब कोई एक्ट करती है उसके बदले में, उसे कंसिडरेशन कहा जाता है। या फिर एक पार्टी कुछ ले रही है और दूसरी पार्टी उसके बदले कुछ दे रही है, इस गिव एंड टेक को ही कंसिडरेशन कहा जाता है।
यानी जो प्राइस पेड की जाती है अपने प्रॉमिस के अगेंस्ट, उसे ही कंसिडरेशन का नाम दिया जाता है। अब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए उस कंसिडरेशन का लॉफुल होना ज़रूरी है। लॉफुल का मतलब कानूनी होना ज़रूरी है, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। अब ये कानूनी कंसिडरेशन या लॉफुल कंसिडरेशन क्या है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने हमें बताई है। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने कंसिडरेशन की जो डेफिनेशन दी है, वो हम कंसिडरेशन का एक पूरा कंप्लीट चैप्टर दोस्तों देखने वाले हैं। उसमें हम देखेंगे कंसिडरेशन की क्या डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें दे रहा है। उसमें हमें पता चलेगा कि लॉफुल कंसिडरेशन क्या है। ये मैं आपको तकरीबन हर हेडिंग में, हर एलिमेंट में आपसे बोलने वाला हूँ कि ये पूरा चैप्टर हम देखेंगे। इसी वजह से तो कह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि ये चैप्टर, ये टॉपिक आपके लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यही तमाम चीज़ें इन डिटेल आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आगे पूरे चैप्टर्स, कंप्लीट चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। कंसिडरेशन का भी एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आप। इसके अलावा जो हमने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ा, उसका भी पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे। अब भी आगे जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं मुख्तलिफ हेडिंग्स, उन तमाम के आप कंप्लीट चैप्टर्स आगे चलकर डिस्कस करेंगे। फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जायज़ मुआहदे के लिए कंसिडरेशन का कानूनी होना ज़रूरी है। कंसिडरेशन इज़ द प्राइस पेड बाय वन पार्टी फॉर द प्रॉमिस ऑफ द अदर पार्टी। कंसिडरेशन वो कीमत है, वो प्राइस है जो कि एक पार्टी पे करती है वादा पूरा करने के लिए दूसरी पार्टी को। एन एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल ओनली व्हेन बोथ द पार्टीज गिव एंड टेक समथिंग। एक एग्रीमेंट जब भी इन्फोर्सेबल होगा कोर्ट ऑफ लॉ में, जबकि दोनों पार्टीज कुछ गिव एंड टेक कर रही हों, और डेट समथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड कंसिडरेशन। और इस समथिंग इन रिटर्न को नाम दिया जाता है कंसिडरेशन का। अब ये हम एग्जांपल्स लेते हैं इसकी स्टूडेंट्स। ए एग्जांपल में कहा जा रहा है ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी। ए अपना घर सेल करना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं बी को। 4 रुपीज़ 10 लाख, 10 लाख रुपीज़ में ए अपना हाउस बी को सेल करना चाह रहे हैं। तो ए के लिए तो ये 10 लाख रुपीज़ कंसिडरेशन हुए। इस केस में ए के लिए जो कंसिडरेशन है वो तो 10 लाख रुपीज़ हैं, और बी के लिए जो कंसिडरेशन है वो हाउस है। फॉर ए रुपीज़ 10 लाख इज़ द कंसिडरेशन एंड फॉर बी हाउस इज़ द कंसिडरेशन। और ए केस में अगर आप देखें तो दोनों को जो कंसिडरेशन मिल रही है वो लॉफुल है, कानूनी है, गैर कानूनी कंसिडरेशन नहीं है। तो ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड माना जाएगा। बी एग्जाम्पल, एक्स प्रॉमिस वाई टू गेट हिम अ गवर्नमेंट जॉब। एक्स ने वादा किया वाई को कि वो उसे एक गवर्नमेंट जॉब दिलाएगा। एंड वाई प्रॉमिस टू पे रुपीज़ 1 लाख। और वाई ने वादा किया कि वो गवर्नमेंट जॉब के बदले एक्स को 1 लाख रुपए अदा करेगा। अब जो वाई एक्स को 1 लाख रुपए गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए अदा कर रहा है, ये 1 लाख रुपए तो गैर कानूनी हुए स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि ये तो रिश्वत है। तो इसीलिए द एग्रीमेंट इज़ वॉइड। एग्रीमेंट वॉइड है। वैलिड की जो ज़िद है, अपोजिट वर्ड है, वो है वॉइड। वॉइड मतलब कालादम, यानी कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को आप इन्फोर्स कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, उसे माना जाएगा। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को, वॉइड एग्रीमेंट को आप इन्फोर्स नहीं कर सकते कोर्ट ऑफ लॉ में, उसे नहीं माना जाएगा। तो द एग्रीमेंट इज़ वॉइड एज द कंसिडरेशन इज़ अनलॉफुल। गैर कानूनी कंसिडरेशन है ये 1 लाख रुपीज़ एक्स के लिए। नंबर 4, लॉफुल ऑब्जेक्ट।
अब लॉफुल कंसिडरेशन एक अलग चीज़ है स्टूडेंट्स, और लॉफुल ऑब्जेक्ट एक अलग चीज़ है। कंसिडरेशन तो जो दोनों पार्टीज़ को गिव एंड टेक में एक दूसरे से मिल रहा है वो कंसिडरेशन है, लेकिन ऑब्जेक्ट के मायने हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जिस वजह से किया जाए वो वजह, यानी मकसद कॉन्ट्रैक्ट का क्या है। तो लॉ ये कहता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट का जो मकसद है वो भी जायज़ होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी डेट एग्रीमेंट इज़ मेड फॉर आ लॉफुल ऑब्जेक्ट। ये ज़रूरी है कि एग्रीमेंट जो किया जाए वो एक कानूनी ऑब्जेक्ट के लिए, मकसद के लिए, कानूनी मकसद के लिए किया जाए। द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी फ्रॉडुलेंट, यानी कि किसी को धोखाधड़ी के लिए नहीं किया जा रहा हो, इलीगल गैर कानूनी ना हो, इमोरल गैर इखलाकी ना हो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की मुखालफत में ना जा रहा हो, यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के मुखालिफ ना हो, इम्प्लाई इंजरी टू दी पर्सन, किसी शख्स को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जा रहा हो, और प्रॉपर्टी ऑफ अदर, और किसी शख्स की या किसी दूसरे शख्स की प्रॉपर्टी जायदाद को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जा रहा हो। एवरी एग्रीमेंट विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज़ इलीगल। कोई भी एग्रीमेंट जो कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए किया जाएगा, और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? फ्रॉडुलेंट यानी कि धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा हो, या गैर कानूनी हो, इलीगल हो, इमोरल गैर इखलाकी हो, या फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो, यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हो, या किसी शख्स या किसी की जायदाद को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा हो, तो वो ऐसा एग्रीमेंट अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या फिर अनलॉफुल कंसिडरेशन के साथ जो भी एग्रीमेंट होगा वो इलीगल गैर कानूनी समझा जाएगा, एंड देयरफॉर वाइड, इसीलिए वो वाइड होगा, वैलिड नहीं होगा। इसकी एग्जांपल स्टूडेंट हम देखते हैं। ए प्रॉमिस टू पे बी ₹5000। ए ने वादा किया बी को 5000 रुपये देने का। इफ़ बी बीट्स सी, अगर बी जो है वो सी की पिटाई लगा दे, उसे मारे, यानी ए ने वादा किया बी से कि भाई मैं तुम्हें 5000 रुपये दूंगा अगर तुम जाकर सी की पिटाई लगा दो, उसे मारो। अब क्या है, अब भाई ए बी को तो जो मिल रहे हैं वो है 5000, और ए को जो मिल रहा है वो क्या है, वो है सी की पिटाई। और इस कॉन्ट्रैक्ट का मकसद भी क्या है कि ए बी सी की पिटाई लगवाना चाह रहा है बी के ज़रिए। तो इस तो कॉन्ट्रैक्ट का मकसद, इस एग्रीमेंट का, कॉन्ट्रैक्ट का तो मकसद ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है, और ऑब्जेक्ट भी देखा जाए तो ए के लिए सी की पिटाई है, तो ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल है और कंसिडरेशन भी लॉफुल है, दोनों ही चीज़ें अनलॉफुल हैं। द एग्रीमेंट इज़ इलीगल एज इट्स ऑब्जेक्ट इज़ अनलॉफुल। तो ये एग्रीमेंट गैर कानूनी माना जाएगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। चलें स्टूडेंट्स, अब आगे की हेडिंग्स देखते हैं। या स्टूडेंट, मैं इन दोनों को क्लियर करने के लिए, अगर आपको अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन में डिफरेंस नहीं समझ में आया तो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। उस एक एग्जांपल से आपको ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, मैं किसी को अपना मकान किराए पर देता हूँ 5000 रुपये पर मंथ पर। अब वो शख्स जिसे मैंने अपना मकान किराए पर दिया 5000 रुपये पर मंथ पर, तो दोनों के लिए, हम दोनों के लिए कंसिडरेशन क्या है कि मुझे 5000 रुपये मिलेंगे माहाना, और वो शख्स मेरा मकान किराए पर ले रहा है, उसे मकान मिलेगा। तो हम दोनों के लिए ये कंसिडरेशन है, और दोनों के लिए कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल है, कानूनी है, आप किसी को भी अपना मकान किराए पर दे सकते हैं। लेकिन उस शख्स का मकसद ये है कि वो आकर मेरे मकान में गैम्बलिंग का काम करे, यानी कि जुए का अड्डा खोले। तो अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका मकसद अनलॉफुल हो गया। यानी कंसिडरेशन तो लॉफुल है कि मैं मकान अपना किराए पर दे रहा हूँ, अपना हाउस रेंट पर दे रहा हूँ, लेकिन वो बंदा आकर गैम्बलिंग का काम करेगा तो मकसद उस बंदे का गैम्बलिंग करना है, जुए का अड्डा चलाना है घर में।
तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है। तो कानून ये कहता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों का ही लॉफुल होना ज़रूरी है। हमारा फिफ्थ एसेंशियल एलिमेंट है स्टूडेंट्स कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, और इस कैपेसिटी के मायने हैं कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंसी, हम कहते हैं ना कि ये बंदा इस काम के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, या इस बंदे में कॉम्पिटेंसी नहीं है कि ये काम कर पाए। इसका मतलब अहलियत। कैपेसिटी या कॉम्पिटेंसी का मतलब है अहलियत, यानी कि कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट या कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ कॉन्ट्रैक्ट करने की अहलियत। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें बताता है कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो कौन कौन लोग हैं और कौन कौन नहीं कर सकते। एन एग्रीमेंट इज इन्फोर्सिएबल इफ इट इज मेड बाय पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्रीमेंट जब भी इन्फोर्सिएबल होगा, यानी जब भी कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा जबकि वो उन पार्टीज़ की तरफ से किया जाए या जो उसमें पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो रही हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट हों, अहल हों। ना अहल, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने या लॉ ने हमें ना अहल बता दिए हैं कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते वो लोग, तो वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इन्फोर्सेबल नहीं हो पाएगा, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पाएगा बन पाएगा, वो एग्रीमेंट ही रह जाएगा। इन ऑर्डर टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इट इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है, डेट द पार्टीज आर ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, कि जो पार्टीज़ हों, दोनों फरीक या जितने भी फरीक हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहे हैं, वो उनकी जो एज हो वो मेजॉरिटी को पहुंच गई हो, यानी वो मेजर हों। कहीं कहीं मेजॉरिटी एज जो दी गई है वो 18 है, कहीं कहीं 21 है। ओ एंड हैव साउंड माइंड, और साउंड माइंड हो, यानी साउंड माइंड से मुराद होशो हवास में हो, पागल ना हो, फैसला लेने की अहलियत रखते हो उस वक्त जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नशे में ना हो, ड्रंक ना हो, क्योंकि नशे में भी इंसान गलत फैसले लेगा। तो आप इंटर नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट में जब आप नशे की हालत में हैं, या आप किसी सदमे में हैं जब आप फैसला लेने की ताकत नहीं रखते। तो साउंड माइंड हो, और एंड आर नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, और कानून ने उन्हें ना अहल ना करार दिया हो, वो लॉ की तरफ से डिस्क्वालिफाइड ना हो। अब लॉ ने किन किन लोगों को डिस्क्वालिफाइड किया है दोस्तों? एलियन एनिमीज़। एलियन एनिमीज़ हैं वो ममालिक के जिनके साथ हमारे हालात सही नहीं हैं, जंग हो रही है या फिर जंग का एक माहौल पैदा हो रहा है, उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो ना अहल करार दिया है लॉ ने। उनके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसके अलावा वो पर्सन, वो फ़र्द जो कि किसी केस में कन्विक्ट हैं, मतलब वो किसी जुर्म में मुलविस हैं और उन पर केस चल रहा है, और जो लोग बैंकरप्ट हैं, बैंकरप्ट से मुराद जिन लोगों का दिवालिया निकल गया है। यानी स्टूडेंट्स हमने जो चीज़ सीखी वो क्या है? जो लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कौन कौन हैं? एक तो मेजर होना चाहिए पार्टीज़ का, दूसरा साउंड माइंड होना चाहिए, साउंड माइंड पर्सन होना चाहिए,
थर्ड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होने चाहिए। यानी लॉ ने उन्हें डिस्क्वालिफाइड ना किया हो। ये तो वो तमाम लोग हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो कौन लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकते या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? वो है माइनर नहीं होना चाहिए, माइनर पर्सन नहीं होना चाहिए। नंबर 2, साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। यानी लॉ की तरफ से डिस्क्वालिफाइड अगर पर्सन होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और जिसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया होगा जो कि क्वालिफाइड होगा वो इंटर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में। यानी कि इन लोगों में तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, पर इन लोगों में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं है। अब ये जो सारे लोग हैं ये तो कहलाएंगे पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकते हैं, कानून इन्हें इजाज़त देता है। पर ये तमाम लोग ये वो लोग हैं जिन्हें कहा जाएगा पर्सन्स इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकते, इन्हें कानून इजाज़त नहीं देता कॉन्ट्रैक्ट करने की। अब जब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो कि इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो कौन कौन है? माइनर, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जिनमें कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं है। वो जब किसी कॉन्ट्रैक्ट को करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाएगा, काला दम, यानी कि जिसे नहीं माना जाएगा। और जब ये लोग जिनमें कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, जो कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, कौन हैं वो लोग? मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ।
जब ये किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करेंगे या ये लोग जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा वैलिड। यानी वो लोग, वो पर्सन्स जिनमें कॉम्पिटेंट, जो कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिन लोगों में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, वो कौन कौन हैं? मेजॉरिटी की एज को हों, साउंड माइंड हो और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हो। वही हमने लिखा, मेजर होना ज़रूरी है, साउंड माइंड होना ज़रूरी है और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना ज़रूरी है। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट इनके ज़रिए किया जाएगा, जब ये किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। जब ये लोग जिनमें कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं है, जो कि पर्सन्स इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो कौन हैं लोग? माइनर, अनसाउंड माइंड एंड डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। इनके ज़रिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाएगा। यही हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में बताया गया था। चलें आए अब स्टूडेंट इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। एम एक शख्स जो कि अनसाउंड माइंड है, एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू एस। अपना घर बेचने पर राजी हो जाता है एस को, ₹4.20 लाख, 20 लाख रुपए में। अब जब एम जो कि अनसाउंड माइंड पर्सन है, वो अपना घर एस को बेचने के लिए 20 लाख में तैयार है, ऑफर हुई होगी, एक्सेप्टेंस हुई होगी, एग्रीमेंट बन गया होगा, लेकिन क्या ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? भाई जो एम है वो तो अनसाउंड माइंड है, जबकि दोनों पार्टीज का जो कि इंटर कर रही हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उनके लिए ये 3 शराइत का पूरा उतरना ज़रूरी है कि वो मेजर हो, साउंड माइंड हो, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हो। पर एम जो पर्सन है वो तो अनसाउंड माइंड है, और अनसाउंड माइंड पर्सन, माइनर पर्सन, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ पर्सन तो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिनमें कैपेसिटी मौजूद ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट करने की। तो इसीलिए इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि इनके जरिए किए गए तमाम कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाएंगे, ना कि वैलिड कहलाएंगे। बिकॉज एम इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एम कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्योंकि वो अनसाउंड माइंड है। अनसाउंड माइंड पर्सन भी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, टू इंटर इन अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखते। आई होप स्टूडेंट आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज तक के लिए स्टूडेंट इतना ही। इंशाल्लाह इसी टॉपिक को, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।